सो हाई एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईटीज एमएनसीएसआई नेट। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। राइट, यहाँ पे हम लोग कुछ पीवाईक्यूज डील करने वाले हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, उनके साथ साथ जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो आपसे डिस्कस करूंगी, है ना। आप अप्रोच देखिएगा, साथ साथ आंसर करिएगा। पीवाईक्यूज आपके किए हुए हैं तो आपको रिविजन ही करना है, सॉर्ट ऑफ, है ना। तो आपका रिविजन चलेगा और कुछ कंसेप्ट रिवीजन भी होगा, है ना। क्वेश्चन रिवीजन तो ऑब्वियसली है, क्योंकि पीवाईक्यूज इतनी बार करेंगे या इतनी बार करते हैं हम लोग एग्जाम से पहले कि रट ही जाते हैं। राइट, तो पीवाईक्यूज तो होंगे ही, साथ साथ जो भी आसपास के कंसेप्ट हैं वो सब हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला, ये जैम 8 का क्वेश्चन है। हर उस स्टूडेंट ने जिसने जैम को टारगेट किया है, ये क्वेश्चन किया ही किया होगा प्रैक्टिस टाइम पे। ये क्या है, देखो आपसे पूछ रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग द फॉलोइंग। चार ऑप्शन देके आपसे एसिडिटी के बारे में चीज पूछ रहे हैं। देखो इंपॉर्टेंटली या मेजर तरीके से जीओसी से जो बातें आपको सीखनी है वो है नंबर 1 स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, है ना, आपको समझ आ गया होगा अब तो इतना पढ़ के कि स्टेबिलिटी केटाइन की। सेकंड आपके पास में स्टेबिलिटी एनायन की, है ना। थर्ड आपके पास में स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। या फिर फोर्थ अपन क्या कह सकते हैं, एसिडिटी, एसिडिटी या बेसिसिटी, है ना, या फिर बेसिसिटी। यही कुछ पॉइंटर्स हैं जिन पे फ्रीक्वेंटली बार बार क्वेश्चन आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। इट मींस दीज आर दी ओनली टॉपिक्स जिन पे हमें फोकस करना है। अब ये ओनली लगता है बट इस ओनली में भी बहुत कुछ है ना, ये अकेला ये इतना लगता है बट इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, अब इनके लिए जो कंसेप्ट यूज हुए हैं, जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं जीओसी में, वो कुछ इस तरीके से हैं कि वो इफेक्ट्स हैं, है ना। वो कुछ इफेक्ट्स हैं, लाइक प्लस आई इफेक्ट सबसे छोटा इफेक्ट माना जाता है ना। इसके बाद में आपने पढ़ रखा है प्लस एच इफेक्ट, फिर हम लोग पढ़ते हैं मीजोमेरिक रेजोनेंस और ऐसे ही कुछ इफेक्ट, है ना, प्लस आर प्लस एच माइनस आई। ये तो सारे पॉजिटिव वाले हो गए, इनके माइनस वाले भी हैं, लाइक माइनस आई, माइनस एच को हम बहुत ही कम पढ़ते हैं बट यस होता है ये भी, माइनस एम, माइनस आर, ये सारे इफेक्ट आपने पढ़े हैं। अब कौन सा इफेक्ट किसकी स्टेबिलिटी बताता है, यू वेरी बेटर नो, है ना, कि कौन सी स्टेबिलिटी किस इफेक्ट से समझाई जाती है, कि ये स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो सारी बातें आप जानते हो, है ना। एक रीकैप छोटा सा लेते हैं कि जितने भी आपने कह सकते हैं कि डेफिशिएंट, है ना, इनसफिशिएंट, जिनके पास में ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट है, उन सभी के लिए जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट काम कर रहे हैं वो हेल्पफुल ही होंगे। एज लाइक कि कार्बोकेटाइन की हम स्टेबिलिटी समझा रहे हैं। राइट, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको फिर समझते हैं। लाइक लेट्स से कि आप किसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझा रहे हो, हम क्या बोलेंगे, अगर आपके कंपैरिजन में ये दो कार्बोकेटाइन आए, एकदम सिंपल एग्जांपल, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों प्लस आई लगा रहे हैं, है ना। सबसे जूनियर इफेक्ट हमारा कौन सा होता है कि ये तीनों के तीनों प्लस आई लगा रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों के दोनों प्लस आई लगा रहे हैं। ये तब की बात थी जब तक हमने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा था। जैसे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया, फिर हम क्या बोलते हैं, अरे प्लस एच लग रहा है, इट मींस यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन के पास में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इट इज बेटर, इट इज मोर स्टेबल। तो फिर कंफ्यूजन आया था, याद है, कि इंडक्टिव या हाइपर। तो बोला जिस इफेक्ट को आपने बाद में पढ़ा है वो मोर प्रेफरेंस वाला है, इट मींस प्लस एच को आपको प्रेफरेंस देनी है, तो बोलेंगे प्लस एच विल बी डोमिनेंट ओवर प्लस आई। डन, आंसर तो दोनों से सेम आ रहा है लेकिन अप्रोच तो करेक्ट होनी चाहिए ना। उस बिहाफ पे हमने बोला कि प्लस एच ज्यादा डोमिनेट करता है प्लस आई से। ये कार्बोकेटाइन का एक छोटा जूनियर सबसे बेसिक एग्जांपल मैंने लिया है, जस्ट टू टेल यू कि जब भी आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो जितने भी डोनेटिंग इफेक्ट हैं, है ना, जितने भी डोनेटिंग इफेक्ट हैं वो सब अच्छा काम करते हैं। जैसे प्लस आई बढ़िया काम करता है, प्लस आर, प्लस एम, और सबका प्रेफरेंस ऑर्डर है, लाइक प्लस आर सबसे अच्छा स्टेबल करता है, फिर प्लस एम, है ना, सॉरी यहाँ लिखना प्लस एम, फिर प्लस आर, फिर प्लस एच और फिर प्लस आई। डन, ऐसा क्यों, है ना। वाई मीजोमेरिक ओवर रेजोनेंस, तो हमने रेजोनेंस में ये पढ़ा था कि कभी भी आपके पास में कोई बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर लगा हुआ कार्बोकेटाइन है, तो रेजोनेंस चल रहा है, रिंग से डोनेशन मिल रहा है और स्टेबिलिटी आ रही है, करेक्ट है। मीजोमेरिक में ऐसे पढ़ा था कि डायरेक्ट डोनेशन होता है, एज लाइक कि मान लो ये कार्बोकेटाइन है आपके पास में और OCH3 यहाँ प्रेजेंट है, हम क्या बोल सकते हैं, या OH या OR कोई भी, है ना, जिसके पास में यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट है,
तो हम कह रहे हैं एम्प्टी ऑर्बिटल है और डायरेक्ट डोनेशन है तो बेटर है ना। तो हम लोग मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव, इस ऑर्डर में हम लोगों ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझी थी। और कहीं पे अगर एरोमेटिसिटी आ रही है और उससे केटाइन को स्टेबिलिटी मिल रही है, जैसे कि ये कार्बोकेटाइन है ना, ये कार्बोकेटाइन है, आपसे पूछा जाए ये कैसा है ना, कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कोई सा भी इफेक्ट नहीं लग रहा। अब क्या है, तो बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एरोमेटिक है। अब ये केटाइन है तभी ये एरोमेटिक है, अगर ये केटाइन नहीं होगा तो ये कोई एरोमेटिक वाली चीज होगी ही नहीं, है ना। इसको हम नॉन एरोमेटिक बोल देंगे क्योंकि एक sp3 कार्बन एटम आ गया विच इज डिस्टर्बिंग द रेजोनेंस। डन। तो अगर ऐसा केस है ये तो हटाई दो, लिस्ट से ही बाहर है। बट आई वाज टेलिंग कि अगर ऐसा कोई कार्बोकेटाइन आता है जिसमें एरोमेटिसिटी इज द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी, तो ये बहुत अच्छा है। डन। तो स्टेबिलिटी समझाते हुए कभी कभी एरोमेटिसिटी भी आ जाती है जो इन इफेक्ट से अलग है, अलग तरीके से काम करती है, बट यस वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। डन। तो एरोमेटिसिटी सबसे बड़ा रीजन, देन बाकी आपके जितने भी सेकेंडरी इफेक्ट चल रहे हैं वो सब। डन। तो ये कुछ बातें थी, जैसे टॉपिक आया तो उसके बारे में मैंने कर लिया आपसे, कार्बोकेटाइन के बारे में। ऐसे रेडिकल के बारे में, रेडिकल की बात लेंगे तो एकदम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, है ना। रेडिकल की बात समझोगे तो एकदम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, एरोमेटिसिटी को हटा के सारी बातें सेम, कॉपी पेस्ट। डन। कर लेंगे हम लोग। और क्या था, अगर आप एनायन के लिए बातें समझते हो तो एनायन की बातें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं कि जब भी आप एनायन की स्टेबिलिटी की बात करते हो, है ना, स्टेबिलिटी की, तो हम क्या बोलते हैं, जितने भी विड्रॉइंग इफेक्ट वर्क कर रहे हैं, जितने भी विड्रॉइंग इफेक्ट वर्क कर रहे हैं वो सब बढ़िया है। जैसे एनायन की स्टेबिलिटी विड्रॉइंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी बताने की नीड नहीं है कि डोनेटिंग इनवर्सली होगा, ऑब्वियस है कि इनवर्स ही होगा। डन। जैसे आपके पास में एग्जाम्पल के लिए -I इफेक्ट है, बढ़िया काम कर रहा है। -H हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते, है ना, उसकी एक अपनी एप्लीकेशन है, क्वेश्चंस करते वक्त -H को हम यूज नहीं करते, राइट। और क्या हो सकता है, तो -R भी हो सकता है ना, -M भी हो सकता है। सीक्वेंस ऑर्डर इनका इस तरीके से है, ये आपका ऑर्डर है। डन। बढ़ते आगे, ये तो एनायन के लिए बात हो गई, है ना। एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितने भी विड्रॉइंग इफेक्ट है उनके। डन है। इसके बाद में आता है एसिडिटी और बेसिसिटी और उनके कॉम्प्लेक्स से इक्वेशंस, है ना। एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी का सिंपल मतलब है कि जब भी आप जिसको भी एसिड बोल रहे हो, लाइक HA को आप एसिड बोल रहे हो, राइट, तो अगर ये एसिड है तो A- और H+ बनेगा। एसिडिटी काफी सारे रीजन से एक्सप्लेन होती है, लाइक जितना ज्यादा ये H+ रिलीज करता है तो इसको लिख सकते हैं मोर H+ रिलीज्ड। अगर ज्यादा H+ रिलीज होगा तो उतना ही अच्छा एसिड होगा, सीधी बात। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट बात फॉर क्वेश्चंस, और वो ये है कि जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा HA उतना ही अच्छा एसिड कहलाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं मोर स्टेबल दी एनायन, जितना अच्छा एनायन स्टेबल होगा, मोर दी एसिडिटी, उतनी ही अच्छी, उतनी ही ज्यादा एसिडिटी होगी। इसके बिहाफ पे काफी सारी चीजें हैं। तो मैं ऐसे कह दूं क्या कि एनायन की स्टेबिलिटी देखनी हो या एसिडिटी की बात करनी हो, दोनों बातें एक ही हैं। हाँ, कभी कभी दोनों बातें एक ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये चीज पूछती हूँ, बताना आप, मेरे पास में एक ये एसिड है, या ऐसे ले लो, मेरे पास में लेट से एक ये एसिड है, ठीक है, आपको एसिडिटी तो कंपेयर करनी है, एसिड तो क्या है ये, और मान लो कि एक ये आपके पास में H भी है। अगर आपसे बोला जाए कि किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, कैसे कंपेयर करोगे? सीधी बात है कि H को हटाओ और कंपैरिजन करो। आफ्टर रिमूविंग H यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब रिंग यहाँ से इसको डोनेशन कर रही है, कार्बन अटैच्ड है और कुछ खास हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है सल्फर, यहाँ पे प्रेजेंट है सल्फर जिनके पास में एम्प्टी d ऑर्बिटल है ना। जितने भी आपने ऑलमोस्ट ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, उनके पास में एम्प्टी डी है। क्लोरीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, फॉस्फोरस हो गया, सबके पास सल्फर है, सबके पास क्या है, एम्प्टी डी। सिलिकॉन है, बोलना यहाँ पे प्रेजेंट है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, है ना, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, जिसमें एनायन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो उधर या इधर डिस्पर्स हो सकता है, उतना ही अच्छा एनायन स्टेबल है, उतनी ज्यादा एसिडिटी है। इट मींस व्हाइल टेलिंग एसिडिटी हमें कंपैरिजन डायरेक्टली एनायन की स्टेबिलिटी का ही करना है, तो ऐसे बोल दें कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एंड एनायन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्रॉइंग ग्रुप्स, राइट, विड्रॉइंग इफेक्ट्स। ऐसे बोल दें, बात एक ही है, ये सारी बातें एक ही है। तो जनरली एनायन की स्टेबिलिटी बता रहे हो या एसिडिटी बता रहे हो, बातें एक ही हो जाती है। तो एसिडिटी
और एनायन स्टेबिलिटी या विड्रॉइंग इफेक्ट, तीनों चीजें एक तरीके से दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ कौन सा इफेक्ट आपने लगा दिया, ये मैंने लगाया -m, ये मैंने लगाया -m, है ना। -m मीन्स जो आपके पास में जस्ट एडजेसेंट पे एक एटम प्रेजेंट हो वेयर यू कैन डिस्पर्स योर नेगेटिव चार्ज, और उस एटम के पास में फॉर श्योर एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, लाइक एम्प्टी डी प्रेजेंट है, मैंने डिस्पर्स कर दिया, बोल दिया एनायन अच्छा खासा स्टेबल है, डन। तो बोलेंगे एनायन अच्छा खासा स्टेबल है ड्यू टू -m ऑफ बोथ द सल्फर, चाहे उधर डिस्पर्स हो जाए चाहे इधर हो जाए, -m लग सकता है और स्टेबिलिटी है। एनायन की स्टेबिलिटी है तो उतनी ज्यादा एसिडिटी है, तो एसिडिटी कहाँ ज्यादा होगी, इधर। कर लेंगे हम ऐसे क्वेश्चन, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको ऐसे कंपैरिजन करने होते हैं। ये तो बात हुई एसिडिटी की। अब बात कर लेती हूँ एक बार बेसिसिटी की, है ना। एक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको एक रिवीजन की तरह। बेसिसिटी में क्या था, बेसिसिटी में ये था बेसिक होना, काफी बातों से डिफाइन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में डिफाइन करना है तो बोलेंगे बेसिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन, डन है ना, डोनेशन। अब सीधी बात है, जब डोनेशन की बात ही आ गई तो डोनेशन कौन कर सकता है, जिसकी खुद की EN कम हो, तो हम बोलते हैं डोनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये काफी 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 जगह यूज आता है। आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे ये वहां यूज आएगा, आप कुछ भी पढ़ लो ऑर्गेनिक में ये काफी जगह यूज आएगा, है ना। स्पेक्ट्रो में आता है, एरोमेटिसिटी में भी आ जाता है, GOC के क्वेश्चंस में तो आता ही आता है। तो बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ ये एक कंसेप्ट चल जाएगा, विच इज डोनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN। दैट मीन्स अगर आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो ऑब्वियसली आप डोनेशन नहीं कर पाओगे। ऐसे बोलूं कि जब आपकी खुद की टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर या टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाउ कैन यू डोनेट। सीधी बात है, जब आप ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनना चाह रहे हो तो डोनेशन तो कम ही करोगे ना। इट मीन्स आपसे एक ऑप्शन पूछ लूं मैं, एक चीज पूछ लूं कि एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, अब ये दोनों ऑप्शन, ये चीज जो पूछने जा रही हूँ वो है तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बट कंसेप्ट यही वाला है। कैसे, आपको मैं अगर ये बोलूं, वहां पे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो में हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल, है ना, ये कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हम वहां पे कंपेयर कर रहे होते हैं। और कंसेप्ट क्या यूज हो रहा होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। हमें बोलते हैं, अगर देखो समझा रही हूँ, समझना, अगर आपको आता है तो बेस्ट है, नहीं आता तो सुन लो। हम ऐसे बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड में आएगी ना तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। समझ पा रहे हो, ठीक है। और हम ऐसे बोलते हैं अगर इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, रिमूव हो रही है, जा रही है, दूर हो रही है, कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इस बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, सब कुछ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चल रहा है, डन। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ये OH यहाँ से अपने लोन पेयर्स डोनेट कर रहा है, अगर ये नाइट्रोजन NH2 अपने लोन पेयर्स डोनेट कर रहा है, तो ये बॉन्ड ऊपर की साइड मूव हो रहा है, ये बॉन्ड इसमें भी ऊपर की साइड में मूव हो रहा है। आपके मिक्स कंसेप्ट चल रहे हैं, ये कंसेप्ट से एक दूसरी चीज सॉल्व करवा रही हूँ, सुनो। तो अगर यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये ऊपर जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम ही काम यहाँ पे भी हो रहा है, डन। इट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ इस बॉन्ड की शिफ्ट हो रही है अपर साइड पे, इस बॉन्ड में कम है, डन। इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है क्योंकि ऊपर साइड शिफ्ट हो रही है, डन। तो ऐसे बोला जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल में दोनों में डिक्रीज हो रही है, इसमें भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि ऊपर जा रही है ना, इसमें भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि ऊपर जा रही है, क्योंकि दोनों में ही पास में जो एटम लगा है वो लोन पे डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर शिफ्ट हो रही है, इसमें भी इसमें भी। किसमें ज्यादा, किसमें ज्यादा कम हो रही है, किसमें ज्यादा ऊपर शेयर हो रही है। मैम ये चीज तब आंसर होगी जब ये आंसर पता चल जाए कि लोन पेयर का ये वाला डोनेशन कहाँ ज्यादा है, इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है। मैंने कहा यही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। अब कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि जिसकी EN ज्यादा है वो डोनेशन कम करता है। तो वी नो वेरी वेल कि ऑक्सीजन की EN ज्यादा है तो ऑब्वियसली इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेसर, करेगा तो सही, बट जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन में बात उसी तरीके से की जाती है कि दोनों जने लोन पेयर अपने डोनेट कर रहे हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन अगर आप पूछो कंपैरेटिवली कौन ज्यादा डोनेशन करेगा, तो मैं बोलूंगी डोनेशन वो ज्यादा करेगा जिसकी EN लेस है। दैट मीन्स नाइट्रोजन की EN कम है, डोनेशन ज्यादा। ज्यादा डोनेशन का मीनिंग क्या है कि ये ज्यादा ऊपर शिफ्ट होगा, जैसे ये ज्यादा ऊपर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर शिफ्ट हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम। तभी हमने कहा था कि इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा और इसकी कम हुआ करती है। कंसेप्ट कौन सा यूज हुआ, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, डन है क्या। कंसेप्ट कौन सा हुआ जो अभी पढ़ाया, कंपैरिजन कैसे किया इसके बिहाफ पे। तो पढ़ा तो मैं आपको बेसिसिटी रही थी, लेकिन एक ये कंसेप्ट है जो यूज होता है और अक्सर
ऑर्गेनिक में ये काम में आता है। तो जो आप जीओसी सीखते हो वो बेसिक है, वो हर जगह काम में आएगी। डन। और जब हमने डेटा देखा था तो वो भी कुछ ऐसा ही था कि ये 1710 सेंटीमीटर इनवर्स था, तो ये 1650 सेंटीमीटर इनवर्स था। दैट मीन्स ये ज्यादा है, वो कार्बोनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम है। डन। कंसेप्ट कौन सा है? यही वाला। डन। बढ़ते हैं आगे। अब सुनो, देखो बेसिसिटी की बात हो रही है तो अक्सर ये लोन पेयर डोनेशन से ही समझाई जाती है। लोन पेयर डोनेशन से हम क्या बोलते हैं, अगर लोन पेयर डोनेट कर रहे हो तो कौन सा एटम अच्छा कर पाएगा। तो इस चीज की बात हम लोग ऐसे भी करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो कि अभी भी पीछे लिखा है कि डोनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EN, है ना। EN कम, डोनेशन ज्यादा। डोनेशन ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा। सीधी बात, बेसिसिटी ज्यादा, सीधी बात है ना। ये कंसेप्ट एकदम सीधा सीधा है। ये आज का लेक्चर तुम्हारा एक मिक्स्ड तुम्हारा रिवीजन सेशन ही है, जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट रिवाइज ही हो रहे हैं और मिक्स्ड ही हो रहे हैं, वो मिक्स्ड रिवीजन है ये। डन। चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट में देखना, अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि जो परसेंट एस होती है उससे मैंने कहीं पे EN डिफाइन करी है, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने कहीं बचपन की क्लासेस में, और बचपन तुम्हारा जीओसी था, उसमें हमने ऐसे पढ़ा था कि बॉन्ड एंगल, परसेंटेज और EN दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपको याद है तो ऐसे बोला था कि बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बहुत बार यूज किया है जीओसी में, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज बढ़ेगी, परसेंटेज बढ़ेगी तो EN बढ़ेगा, है ना। और EN बढ़ेगा तो डोनेशन कम होगा। अब मैं रिलेट कर रही हूँ, देखो डोनेशन कम होगा, डोनेशन कम तो बेसिसिटी कम होगी। इट मीन्स अब मैं इतना सारा ना लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट इन वन गो कि भाई परसेंटेज और बेसिसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है कि नहीं, कि ये ज्यादा है तो बेसिसिटी कम है। सीधी बात है ना, परसेंटेज ज्यादा है तो EN ज्यादा है, EN ज्यादा तो डोनेशन तो कम ही होना है, कम है तो बेसिसिटी कम है। इट मीन्स इतने सारे को ना लिखना हो तो इन सबको इरेज करके यू कैन राइट इट इन अ सिंपल वे कि फर्स्ट पॉइंट, परसेंटेज is inversely proportional to basicity, directly proportional to acidity, है कि नहीं। और सेकंड क्या लिख सकते हैं, परसेंट P is directly proportional to basicity, है ना, and inversely proportional to acidity, है कि नहीं। ये सीधा कंसेप्ट लिखा जा सकता है, ये काम की चीजें हैं। कैसे? क्योंकि परसेंट S आपको बताता है न्यूक्लियस के पास कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। परसेंट S का ज्यादा होना मतलब एक टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होना जो शेयर नहीं करी जा सकती। तो अगर परसेंटेज ज्यादा है, ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो बेसिसिटी तो कम ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और परसेंट P का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। अगर परसेंट P ज्यादा है तो बेसिसिटी ज्यादा ही होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, डोनेशन ज्यादा। समझे? तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, और ये कंसेप्ट बहुत जगह अपने काम में आते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन जो पीछे था, एक्चुअली वो इसी पे ऐसे ही कुछ बेस्ड है, उनको रिलेट कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हो। ये देखो एक बार क्या पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग दीज ऑल, है ना, इनमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। अगर ये जैम 8 का क्वेश्चन है, ये जब आया होगा तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि पूछ तो एसिडिटी रहे हैं, एसिडिटी में तो H होता है, उसको हटाया जाता है, एनायन आता है, यहाँ क्या करूं। दो तरीके से काम हो सकते हैं। नंबर 1 कि आप या तो ये करो, इसको हटा दो, ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि आप पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ना ऐसे बना हुआ है और फिर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। देखो यहाँ बना रही हूँ, यहाँ नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये H है। मैं कह रही हूँ इसको हटाओ। अब यूजुअली तो नेगेटिव चार्ज आता है, बट यहाँ तो पॉजिटिव ऑलरेडी लगा है, तो नाइट्रोजन तो न्यूट्रल हो जाएगा। या तो काम आप ऐसे करो, और ये काम है कंफ्यूजन फैलाने के, है ना। इससे सिंपल क्या हो सकता है, इससे सिंपल ये हो सकता है कि जब आपसे एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है, आप पॉजिटिव चार्ज को इग्नोर करते हुए नॉर्मल इसका बेसिसिटी ऑर्डर लगा लो। अरे मैम पूछा तो एसिडिटी है, आप सिंपली इसका बेसिसिटी ऑर्डर लगा लो, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में हमें बेसिसिटी डील करना आसान लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने वही प्रैक्टिस करी है ना। जो आप प्रैक्टिस करते हैं वही बनते हो ना, तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने प्रैक्टिस किया है आप उसमें फ्रेंडली हो, आप आराम से काम कर सकते हो। तो जो आपने काम किया है वो एक्चुअली बेसिसिटी में किया है। कैसे किया है, देखो इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं एक बार। आपने काम ऐसे किया है कि नाइट्रोजन है, H है, और ये सारे ऐसी चीजें हैं। डन। सेकंड में 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पे H है, ये लोन पेयर्स हो गए। ओके। और थर्ड में क्या लगाया है इन्होंने, एमी। थर्ड में एमी है, थर्ड में यहाँ नाइट्रोजन है, ये H है, और यहाँ एमी है। एंड लास्ट में क्या किया है, लास्ट में कुछ भी नहीं है,
बस एच है और एच है, ऐसे। अब जो आपको आता है इट इज सिंपली बेसिसिटी ऑर्डर, तो आप बेसिसिटी ऑर्डर लगा लो, ठीक है। बेसिसिटी, ओ सॉरी, आप सिंपली बेसिसिटी ऑर्डर लगा लो और उसके बाद में हम लोग एसिडिटी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कैसे नहीं वो बात की बात है, आप सिंपल पहले बेसिसिटी ऑर्डर निकाल लो एक बार, ठीक है। देखो कैसे करना है। बेसिसिटी क्या होता है, लोन पेयर डोनेशन, राइट। अब मेरे को एक बार दिख रहा है कि लोन पेयर यहाँ है, डन। मुझे दिख रहा है कि लोन पेयर यहाँ भी है, डन। लोन पेयर तो ये दिख ही रहे हैं और लोन पेयर यहाँ पे भी है। अब मुझे एक बात बताया, अरे ये तो बिल्कुल बेसिक नहीं होगा, है ना, ये लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। रीजन बीइंग कि इसके लोन पेयर्स तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हैं, और अगर लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तो डोनेशन तो नहीं होना, फॉर श्योर नहीं होना। इट मीन्स ये तो बिजी है, ये एरोमेटिसिटी में बिजी है, तो बेसिसिटी सबसे कम, तो मैं बोलूंगी सेकंड की बेसिसिटी बिना देखे सबसे कम कह सकती हूँ, डन। और मुझे दिख रहा है कि अब सुनो देखो, अब मेरे पास इस कंसेप्ट का यूज है जो मैंने आपको अभी लिख के बताया है यहाँ, कि बेसिसिटी और एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं बेसिसिटी का ऑर्डर लगवा रही हूँ, एसिडिटी का चाहिए तो मैं रिवर्स कर दूंगी, समझे। इट मीन्स बेसिसिटी एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक तो ये बात। दूसरी बात क्या है कि परसेंट एस वाली, है ना। अब परसेंट एस का मीनिंग है हाइब्रिडाइजेशन से। देखो कैसे, ये क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा। एक बात समझना, एक नाइट्रोजन लेट से आपके पास में NH3 करके आता है, एक नाइट्रोजन मान लो कि इस तरीके से आता है NH2, ये ऐसे ले लो NH डबल बॉन्ड CH2, डन, ठीक है। एक आपके पास में मान लो कि CH2 CH और यहाँ पे मान लो NH2, डन, इस तरीके से आता है। और एक मान लो कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड है, यहाँ पे कोई कार्बन वगैरह है, इस तरीके से। हमें एक बात पता है कि हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे वी कैन से वन थिंग, एक कंसेप्ट समझा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे ये sp3 कार्बन है, नाइट्रोजन है सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन sp2 दिख रहा है, डन है। यहाँ पे ये sp3 दिख रहा है और यहाँ पे ये sp दिख रहा है, नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि परसेंट एस का ऑर्डर देखूं इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो sp में ज्यादा होती है, फिर sp2 में और sp3 में सबसे कम होती है। अगर ये ऑर्डर परसेंट एस का है तो बेसिसिटी का ऑर्डर उल्टा आता है, डन। अब मुझे दिख रहा है कि अच्छा ऐसे ऐसे है नाइट्रोजन, अगर बेसिसिटी लगाना है तो मुझे बोलना चाहिए इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि परसेंट एस बेसिसिटी इनवर्स, तो मेरे को बोलना चाहिए फोर्थ की बेसिसिटी सबसे कम, फिर आपके थर्ड की, है ना, और थर्ड नहीं सॉरी ये सेकंड की, और ये जो है थर्ड है और फर्स्ट है इनके बराबर, ऐसे बोलना चाहिए था, सही है ना, क्योंकि परसेंटेज और बेसिसिटी तो इनवर्स है। लेकिन हमको एक बात पता है कि ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली sp3 है ही नहीं, है ना, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज नॉट sp3। रीजन बीइंग कि लोन पेयर्स इस तरीके से घूमते हैं, तो ये भी एक्चुअली sp2 ही है ना, ये भी sp2 ही है, ये दिखता ही sp3 है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो sp2, ये sp2 है। अब ये sp2 तो है, sp2 में भी डीलोकेलाइज्ड है कि आगे जा पाया, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पाया, और ये भी sp2 है ऐसे तो, लेकिन ये आगे नहीं जा सकता, आपको पता है आगे डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर आगे नहीं जाते। इट मीन्स ये कैसा है, लोकेलाइज्ड। आप बताओ अगर दोनों के पास में H+ आए, इसके पास में भी H+ आए, इस लोन पेयर के पास, इस लोन पेयर के पास भी H+ आए, कौन सा लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, H+ आएगा। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि लोन पेयर डोनेशन या फिर H+ एक्सेप्टेंस, कि H+ आपने ऐड कर लिया। अब बताओ कौन सा H+ ज्यादा अवेलेबल होगा, ऑब्वियसली ये वाला। इट मीन्स अब से हम बोलेंगे कि ये ऑर्डर भी गलत है, ऐसे लिखना चाहिए, ये तो करेक्ट है, लेकिन इसमें भी जब बेसिसिटी का ऑर्डर लिखेंगे, बेसिसिटी तो कैसे लिखेंगे, sp3 की बेसिसिटी ज्यादा, फिर sp2 की, परसेंटेज और ये उल्टे होते हैं, है ना, और sp की कम। ये तो था, ये तो करेक्ट है, ये तो लॉजिकली करेक्ट है, बट इसमें बेटर कैसे लिखेंगे, sp3 की बेसिसिटी ज्यादा, sp2 लोकेलाइज्ड की बेसिसिटी ज्यादा, है ना, देन sp2 डीलोकेलाइज्ड की बेसिसिटी कम और sp की और भी कम, तो ये ऐसे आना चाहिए, डन। ये आ गया आपका परफेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर, कि sp2 तो दो लोग होते हैं, लेकिन sp2 में भी लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड दो टर्म्स हैं, तो बोला ये भी sp2 है बट इट इज लोकेलाइज्ड, ये भी sp2 है लेकिन इट इज डीलोकेलाइज्ड। अगर बेसिसिटी डिफाइन कर रहे हो दैट मींस लोन पेयर डोनेशन ना, या फिर H+ एडिशन। नहीं समझे, इधर देखो, एक बात बताओ मुझे, आप हमेशा ये बोलते हो कि लोन पेयर डोनेशन, तो डोनेशन किसको, किसी को तो हो ही रहा होगा। इट मीन्स यहाँ पे एक H+ प्रेजेंट होता है जिसको हम अपने लोन पर डोनेट कर रहे होते हैं, और रिजल्टेंट कुछ ऐसा दिख रहा होता है कि नहीं। इट मीन्स मुझे पता है मैंने इसको बेस बोला है, और रीजन बहुत सारे हैं। रीजन 1 ये है कि इसने लोन पेयर डोनेट किया है, डन।
या फिर ऐसे बोल दिया जाए दूसरी लैंग्वेज में कि इसने प्रोटोनेशन किया है। प्रोटोनेशन भी तो वही है। प्रोटोनेशन क्या है? प्रोटॉन का एडिशन। प्रोटोनेशन इज व्हाट? एडिशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। बात तो एक ही है ना, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, बात तो एक ही है। और इन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेसिसिटी। इसी को तो हम लोग कह रहे हैं बेसिसिटी। डन है कि नहीं? इट मीन्स मैं आपसे अभी यहाँ पे ये पूछ रही हूँ कि अगर आप लोन पेयर डोनेट कर रहे हो, दैट मीन्स एक H+ प्रेजेंट है, प्रोटॉन आ रहा है आपके पास में लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, तो यहाँ ये ज्यादा डोनेशन दिखेगा या फिर ये? बोलेंगे वो तो ऑलरेडी बिजी है रेजोनेंस में, ये फ्री है। दैट इज लोकलाइज्ड, ज्यादा बेसिक होता है देन sp2 डीलोकलाइज्ड। हम बोलेंगे ऑर्डर ऐसा आएगा sp3 फिर sp2 लोकलाइज्ड और फिर डीलोकलाइज्ड और लास्ट में sp। डन? ऐसे हम लोग ऑर्डर लिखेंगे। अगर आप ये कर सकते हो तो अब वापस आते हैं अपन इस पे, इस क्वेश्चन पे ना। एक क्वेश्चन में पता नहीं कितने कंसेप्ट हमारे वापस से रिवाइज करवा दिए। जैसे इसकी बात कर रहे थे तो ये तो एरोमेटिक है, सबसे लीस्ट बेसिक है। डन है। इसके बाद में मुझे दिख रहा है ये sp2 नाइट्रोजन है, लोकलाइज्ड है ना, आगे नहीं जा सकता। इट मीन्स ये है sp2 नाइट्रोजन और विच इज लोकलाइज्ड। डन। ये है sp3 नाइट्रोजन, ये कैसा है? sp3। डन। और ये कैसा है बोलना, ये भी है sp2 लोकलाइज्ड। मैम अब कैसे कंपैरिजन होगा, है ना? तो मुझे पता है इसकी बेसिसिटी सबसे कम, sp3 की सबसे ज्यादा, फोर्थ की सबसे ज्यादा, इन दोनों की कम। डन है ना? ये भी sp2 लोकलाइज्ड, ये भी sp2 लोकलाइज्ड। अब क्या करूं? इसमें एक Me भी है जो प्लस आई लगा रहा है, और प्लस आई लगा के यहाँ पे बेसिसिटी, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो बोलूंगी अगर ये Me यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसकी बेसिसिटी बढ़ रही है। अरे एक जो चीज मैंने आपको यहाँ समझाई है ना, इसी में एक और बात अगर मैं ये बोल दूं, बेसिसिटी के लिए एक अलग भाषा यूज कर ले, एक अलग लैंग्वेज, एंड इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात तो सही है। इट मीन्स आपके पास में कोई गरीब आ रहा है, कोई प्रोटॉन आ रहा है, आपके पास कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट इज योर बेसिसिटी। आप कितने लोन पेयर ट्रांसफर कर सकते हो, ओके। या फिर एडिशन ऑफ प्रोटॉन क्या है, ओके। बातें तो सारी एक ही है। इट मीन्स मैं आपसे ये बोलूं अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है, तो बोलना मैम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये Me इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ज्यादा बेसिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है डोनेट करने के लिए। दैट इज थर्ड वाला ज्यादा और फर्स्ट वाला कम। एक्चुअली दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, है ना? ये मैंने बेसिसिटी लगाया है। अब मेरे से क्वेश्चन में तो एसिडिटी पूछा है, उल्टा कर दो। अभी पीछे समझाया है कि एसिडिटी एंड बेसिसिटी आर रिवर्स टू ईच अदर। इट मीन्स इफ यू हैव टू टेल acidity, then reverse the order. It will be fourth, then third, then first, and then second. डन है? ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप मैच कर लेना कौन सा सही जा रहा है इसमें से, है ना? जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो उस अकॉर्डिंग आप इसको टिक कर सकते हो। डन? चलिए चलिए, तो आप ऑप्शन मैच कर लेना कौन सा अप्रोप्रिएट है। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट में आपके पास में एक क्वेश्चन है, ये क्या है ये देखिएगा। ये बोल रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो यहाँ मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं सारे PYQs करवाऊं और सारे ही क्वेश्चंस करवाऊं। अगर एक क्वेश्चन भी आपका बहुत सारा कंसेप्ट समझा पा रहा है तो इट इज इनफ फॉर मी, है ना? कि आपके पास में मल्टी कंसेप्ट हमारे रिवाइज हो पा रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन ने आपके काफी सारे कंसेप्ट वैसे भी रिवाइज करवाए हैं। बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एक्स और वाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और जेड टॉटोमर है। एक्स और वाई टॉटोमर्स हैं और जेड एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक्स वाई जेड तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या तीनों टॉटोमर्स हैं? क्या करना है? टॉटोमर्स और आरएस क्या डिफरेंस है? तो देखो एक बात समझना, टॉटोमर्स तो हमने फिर भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आरएस को पढ़ा है। और आरएस के लिए ऐसे पढ़ा था कि यहाँ पे बॉन्ड्स का मूवमेंट होता है ना? यहाँ पे बॉन्ड्स का मूवमेंट होता है, या ऐसे बोले इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। डन है क्या? कैसे? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आरएस के। तो जैसे मान लो कि ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, तो हम यहाँ ये यहाँ आराम से शो कर सकते हैं। या फिर मान लो कि आपके पास में ये OH है, इसके लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स यहाँ बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है वो यहाँ आगे बॉन्ड शिफ्ट होते चले जाएंगे। इट मीन्स वो क्या रहा है? बॉन्ड्स का मूवमेंट, या क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, है ना? कैसे भी आप समझाओ। जैसे कोई भी और एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड इधर आ सकता है। डन। क्या है ये? रेजोनेंस। इट मीन्स बॉन्ड का मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ना इनटू द एम्प्टी ऑर्बिटल्स, तो ये रेजोनेंस है। डन। रेजोनेंस तो क्लियर है, और इसी से आरएस बनते हैं। जैसे अब इसके आगे बनाओगे तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, उनमें मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स दिखेगा, एटम्स नहीं। डन। लेकिन जो टॉटोमर्स हैं, टॉटोमर्स वो हो ना हो आइसोमर्स हैं, है ना?
वो है कैटेगरी किसकी, आइसोमर्स की। इट मीन्स ये कैटेगरी आपके आइसोमर्स की, और आइसोमर्स में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स एटम भी मूव कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन नहीं है। इट मीन्स टॉटोमर्स में, और पर्टिकुलरली टॉटोमर की बात कर रहे हो तो 1 2 3 वाला मूवमेंट होता है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखो इसमें देखना एक बार, आपके पास में एक्स है, y है और z है, तीन चीजें आपके पास बना रखी है ना। x और y के लिए बोल रहे हैं RS है, चेक करें। RS होने के लिए होना क्या चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था, सॉरी ये इधर आना चाहिए था, ये आगे जाना चाहिए था, तब बनता है इसका RS। समझ रहे हो कैसे बनेगा, कि नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऐसा, पॉजिटिव चार्ज और फिर ये O पे नेगेटिव चार्ज, ऐसा बनता है इसका RS। अब ऐसा कुछ भी नहीं है आगे, डन। इट मीन्स नहीं, एक सेकेंड, नहीं सॉरी, ये है तो सही, ये है ना y, देखो ये इधर आया, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये आगे चला गया, सही है। तो x और y एक दूसरे के क्या है, RS, हाँ परफेक्ट है। और z क्या है, टॉटोमर, z को चेक कर लेते हैं। अब हुआ क्या, 1 2 3 मूवमेंट, कैसे, ये कार्बन 1, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3, यहां से उठ के हाइड्रोजन 1 से 3 पे चला गया क्या, चेक करो, 1 से 3 पे चला गया, 1 से उठ के 3 पे चला गया, डन। ये तो एटम का मूवमेंट हो गया ना, तो ये तो टॉटोमर है, डन। तो बोलेंगे x और y दोनों RS हैं और z टॉटोमर है, बोलना करेक्ट है। आगे क्या है, x और y टॉटोमर है, ये MSQ थोड़ी था क्वेश्चन, x और y टॉटोमर है और z रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भी नहीं है। x y z तीनों RS है, बिल्कुल नहीं है। तीनों टॉटोमर है, बिल्कुल नहीं है। ये एक ही करेक्ट है आपका फर्स्ट ऑप्शन। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, और एक और क्वेश्चन है वो भी बहुत बढ़िया, वो भी करवाती हूँ। देखो इनसे ना बहुत सारे कंसेप्ट हमारे रिवाइज हो पाते हैं। देखो कैसे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब पीके का जो नाम आया है वहां कुछ बातें बताना चाहूंगी। देखो हमने क्लास में ऐसे पढ़ा है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितनी H+ कंसंट्रेशन है, जितनी ज्यादा ये होगी उतना ही आप एसिड कहलाओगे, राइट। इनवर्सली होती है पीएच के, आपने पढ़ा है पीएच 1 2 3 खतरनाक एसिड, इट मीन जितना पीएच कम उतना एसिडिटी ज्यादा, डन। एक हमने पढ़ा है के के लिए कि के जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, एक्चुअली के क्या है, के एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, लेकिन एसिड के डिसोसिएशन को समझा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH3COOH आपने लिया, एक वीक एसिड है, डन। मोनोप्रोटिक एसिड वीक एसिड है, डन, है ना। आपको मैं ये बोलूं कि ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में ब्रेक होता है, बट जरा पार्शली या वीक तरीके से ब्रेक होता है। 100 लेके आओगे तो 20 ही टूटेगा, वीक, ओके। तो बोला अगर ऐसा होता है और इस कंडीशन पे इसके डिसोसिएशन को एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिफाइन करना है, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, डन। अब मैं आपको बोलती हूँ कि एसिडिटी कब ज्यादा होगी, आप बोलोगे जब H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ये H+ कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट में आ रही है ना, बोला हाँ। इट मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी तो K ज्यादा होगा, करेक्ट तो है, सामने दिख रहा है, डायरेक्टली होता है, प्रोपोर्शनल है, डन। इट मींस प्रोडक्ट बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, और प्रोडक्ट में तो ये है, इट मींस H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, और H+ कंसंट्रेशन का बढ़ना ही एक्चुअली एसिडिटी होता है। इट मींस H+ कंसंट्रेशन बढ़ी, प्रोडक्ट बढ़ा, एसिडिटी बढ़ रही है, K भी बढ़ रहा है। सिंपली आई कैन राइट कि K एंड एसिडिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कैसे आया कि K एक्चुअली एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, किसी वीक एसिड का है, तो वो ऐसे लिखा जाएगा, जब ये प्रोडक्ट बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, प्रोडक्ट का बढ़ना मतलब इन दोनों का बढ़ना, डन है। इसका बढ़ना H+ का बढ़ना मतलब एसिडिटी बढ़ना, इट मींस एसिडिटी और K आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और pKa क्या है, pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। pKa का कोई लॉजिक नहीं होता, pKa सिर्फ एक फिजिकल टर्म है ना, एक फिजिकल की टर्म है जिसका सिग्निफिकेंस नहीं है, बस एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो ये बोलती है कि pKa इज माइनस लॉग Ka, है ना, बस ये। तो ये दोनों वैल्यूज कैसी चलती हैं, इनवर्स चलती हैं, तो बोलेंगे ये कम तो एसिडिटी ज्यादा, ऐसे इनवर्स है। तो ये सारी बातें होती है, ये ऐसे होती है, डन। एसिडिटी और इनका रिलेशन कुछ ऐसे आता है। हाँ एक और बात, अब अगर बेसिसिटी से इन्वॉल्व करना हो तो एसिडिटी और बेसिसिटी उल्टे, समझ पा रहे हो, ऐसे ही फिर क्या कैसे करेंगे, के भी ज्यादा बेसिसिटी ज्यादा, पीके भी, सब उल्टे सीधे चलेंगे, फिर समझ गए ना। चलो बढ़ते हैं आगे, कंफ्यूज नहीं करना है मुझे इसलिए मैं नहीं जा रही उसमें। अब देखो एक बार, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके क्या होगा, पीके से पहले आप एसिडिटी लगाओ, डन। तो आप क्या लगा लो, एसिडिटी, है ना, एसिडिटी का ऑर्डर लगा लो। कैसे लगाएंगे देखना एक बार, एसिडिटी का ऑर्डर आप ऐसे लगाओगे, एसिड क्या होता है जब H हटे तो नेगेटिव चार्ज, H हटे नेगेटिव चार्ज, H हटे नेगेटिव चार्ज, H हटे नेगेटिव चार्ज, डन। अब सबसे पहली पहचान, सबसे पहला तरीका तो ये बोलता है कि जिसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो एटम कौन है ना। जैसे मान लीजिए कि एक
कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आए, मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज? देखो एक बात पता है हमें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा वो खुश होगा नेगेटिव चार्ज लेके कि अरे वाह नेगेटिव चार्ज मिल गया, इट मींस वो स्टेबल होगा। समझते हैं? तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज लेके खुश हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, डन। अगर ऐसा है तो बोलेंगे ये एनायन स्टेबल होगा, एसिडिटी भी ज्यादा होगी। मैं उस तक नहीं जा रही, सिंपल आपको समझा रही हूँ, पहले आप एटम देखो, जिस एनायन को आप चेक करने जा रहे हो वो एटम कौन सा है, डन। तो आप बोल रहे हो यहाँ पे एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे एटम ऑक्सीजन ही आएगा ऑब्वियसली, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डन। सब जगह एटम तो ऑक्सीजन ही है, लेकिन एक बात है कि एक जगह जो ऑक्सीजन एटम है वो ऐसे है, डन है, और एक जगह जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे नाइट्रोजन है और वो ऐसे है, डन। एक जगह जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटम है वो कुछ ऐसे है, कार्बोक्सिलिक का पार्ट है वो, ओके। और लास्ट में जो ऑक्सीजन एटम है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे। अब देखो आप कंपैरिजन करने चलोगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन 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 पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस समझते हो? कार्बोक्सिलिक का जो रेजोनेंस हो रहा है, या कार्बोक्सिलिक ही नहीं कहीं भी हो सकता है, जैसे मान लो कि यहाँ ये रेजोनेंस हो रहा है, ये इधर, ये इधर, डन। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो आप पहचान ही नहीं पाओगे प्रीवियस स्ट्रक्चर से अलग है कि सेम है। जैसे इसका जब आरएस बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। फिर अगेन इसका आरएस बना दूंगी तो वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो वो कुछ ऐसा बनेगा। इन तीनों में कोई अंतर समझ पा रहे हो? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अगर मैं नंबरिंग ना दूं तो यू कैन नॉट इवन डिफरेंशिएट कि अलग है कि सेम है। इन्हीं को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। रेजोनेंस तो हो रहा है ना, अलग नहीं दिख रहा है स्ट्रक्चर, वो अलग बात है। इट मींस ये रेजोनेंस कहलाता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, डन। और हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है इधर, डन है। इधर भी है वो तो डन। तो मुझे लगा अच्छा बाकियों में नहीं है, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल हुए, स्टेबिलिटी ज्यादा एसिडिटी ज्यादा, एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा एसिडिटी ज्यादा। इट मींस मुझे दिख रहा है कि एसिडिटी उन दोनों में ज्यादा होगी बाकी दोनों से। इट मींस एसिडिटी एसिडिटी थर्ड की और फोर्थ की अच्छी होगी इन दोनों से, डन। अब थर्ड और फोर्थ में भी कौन, अरे मैम ये अच्छा, कार्बोक्सिलिक पार्ट यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे NO2 और आ रहा है, और NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है और एनायन को स्टेबल करेगा। एनायन तो खुश है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने वाला ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ। इट मींस थर्ड की एसिडिटी ज्यादा, किससे, फोर्थ से। ये दोनों तो सेट हो गए, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दोनों में है, डन। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन है जो लोन पे डोनेट कर रहा है और रेजोनेंस शो करेगा, है ना, यहाँ से ये इधर ऐसे। तो एनायन को डोनेशन चाहिए ही नहीं, जबरदस्ती डोनेशन, तो ये तो बुरी बात है। तो एनायन डी स्टेबल, एसिडिटी कम। अभी पीछे समझा के आई हूँ कि एनायन स्टेबल होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी, एनायन डी स्टेबल है एसिडिटी कम। इट मीन सेकंड की एसिडिटी कम है जी, फर्स्ट की एसिडिटी ज्यादा है। दिस इज व्हाट एसिडिटी ऑर्डर। आपको तो पीके चाहिए, रिवर्स करो, है ना, पीके एसिडिटी उल्टे चलते हैं। इट मीन्स पीके का ऑर्डर क्या आएगा कि सेकंड कम, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड सबसे ज्यादा। समझ पाए होंगे? ऑप्शन मैच कर लीजिएगा कौन सा करेक्ट मिल रहा है, आप देख लें। आई गेस सी मिल रहा है ना, देख लेना आप। ऐसे होता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन या पीवाईक्यू करवाना इज नॉट माय एम। मेरा एम है आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाना, या आपको आता है तो और उसको रिफ्रेश कर देना, डन है। चलो ओके, ऐसे ही एक ही क्वेश्चन है जैम 18 का। इसमें पूछा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा केटायन की, कैसे बताएंगे? ब्रिज हेड दिख रहा है, कुछ आए ना आए, एक बात पता है कि ब्रिज हेड कार्बोकेटायन सबसे अनस्टेबल होता है, तो बोलना ये तो अनस्टेबल है। सेकंड वाला सबसे पीछे, एक ही ऑप्शन है, टिक कर दो, समझे? है ना। और भी तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, बताती हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, या फिर ऐसे बोलूँ कि यहाँ से देखो रिंग का तो रेजोनेंस लग रहा है, यहाँ पे CH3 है, तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन भी है, +H प्लस R, बढ़िया स्टेबल है। फर्स्ट वाला सबसे अच्छा। ये क्या है, 3 मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है ना, और ये वाला रेजोनेंस से स्टेबल है, डन। तो आप आराम से ऑर्डर लगा सकते हो। फर्स्ट सबसे बढ़िया, फिर आपका ये थर्ड आ रहा है, ये सेकंड सबसे पीछे आ रहा है, फोर्थ बीच में आ रहा है, कर लेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, है ना, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ऐसे ही कुछ मिक्स क्वेश्चंस होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके रिवीजन के लिए। रोज डेली रिवाइज भी करो थोड़ा थोड़ा, सिर्फ पढ़ते रहना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम टू टाइम आप लोग टेस्ट वगैरह भी दिया करो, है ना, और अपनी प्रिपरेशन को देखते रहा करो कि कहाँ जरूरत है और सही करने की। ठीक है, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको लगे कि रिवाइज करने हैं या कम आते हैं, तो उन पे और आप कोशिश करो, है ना, उस पर और एफर्ट लगाओ।
ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।